नमस्कार, मेरा नाम है आज़ोमद कैफ़ और आजकल आप हमें एक पॉडकास्ट सीरीज में देख रहे हैं जिसमें हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। इस सीरीज को हमने एक नाम दिया है सेल्फ मेड आइकन। अब तक हमारा इन लोगों से आपको परिचय कराना, इनके बारे में बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इनके संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लें। इसमें बहुत ख़ास बात यह है कि हम राजनीतिक बातों को करने से परहेज करते हैं और अपने आंगू तक का अपने मेहमान के किरदार को, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं और आपको उनके सामने रखते हैं। आज हमारे साथ जो विभूति शख्सियत हैं वो उत्तर प्रदेश में अपनी कारगुजारी को लेकर के, अपने राजनीतिक स्टाइल को लेकर के बहुत चर्चित रही हैं। इनका नाम है नाशी खान और ये आगरा के एक कस्बा है सहावर, वहाँ की कासगंज जनपद में आता है। सहावर वहाँ की चेयरमैन हैं और बहुत लोकप्रिय रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अक्सर इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती थी जिसमें ये जनता के हितों के लिए अधिकारियों से लड़ती हुई दिखाई देती थी, जूझती हुई दिखाई देती थी। बहुत संघर्षशील है ये। सहावर के विधानसभा क्षेत्र वहाँ पास में एक पड़ता है पटियाली, वहाँ की विधायिका, बहुत दबंग विधायिका रही है जीनत खान, उनकी बेटी हैं। नाशी जी से हम बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। नाशी खान जी, आपका बहुत स्वागत है। नाशी जी, आज हम आपके व्यक्तित्व वाली, बचपन आपका कहाँ बीता है? मैं जनपद कासगंज के एक छोटे से कस्बे सहावर की रहने वाली हूँ। बहुत पुराना कस्बा है, बहुत सुख चैन की नगरी कहा जाता है। और पुराने जो लोग हैं उन्होंने एक शायरी भी इसके ऊपर बोल रखी थी कि एक बार जो यहाँ आ जाता है वो दोबारा जाना नहीं चाहता। तो कुछ ऐसा करके था कि सहावर है एक ऐसा नगीना, आए एक दिन को पर लग जाता है महीना। तो बहुत ही सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम। बहुत ही सुख चैन की नगरी है। मेरी जनपद कासगंज में पैदाइश हुई, सहावर में ही मैं अपने ननिहाल में पली बड़ी हूँ। ये कैसे कहा जाता है? आपने तो बातचीत की शुरुआत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी कि वहाँ जो जाता है उसका दिल लग जाता है, वापस नहीं आता है। क्या खूबियाँ हैं ऐसी आपके कस्बे में? सहावर में बहुत सारी मोहब्बतें हैं, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वहाँ का माहौल है। सारे हिंदू मुस्लिम सारे ही लोग बहुत एक साथ रहते हैं, सारे तीज त्यौहार एक साथ मनाए जाते हैं। और जब ईद होती है तो वो लोग आते हैं, और जब दिवाली और होली होती है तो मुस्लिम लोग भी उधर जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ का, और कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो गलत हो सहावर में। तो अभी जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की चर्चा होती है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, हाथरस पास में, कासगंज में भी एक बार बहुत भारी बवाल हो गया, तो सहावर इन सबसे अलग है? सहावर इन सबसे अलग है। कहीं पर भी कुछ भी बवाल हो, लेकिन सहावर कस्बे में कोई बवाल नहीं होता है और सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। और जब एक बार मैं बहुत छोटी रही होंगी शायद, हमने सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट था 92 वाला, तो उसमें जब एक हमारे सहावर में एक शादी थी, उसी दिन जिस दिन ये सब बवाल हो रहा था, तो बाकायदा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, हमारे यहाँ की एक महारानी बहन जी थी, उनकी बेटी की शादी में पूरी तरह से भूमिका निभाई, पूरी सिक्योरिटी दी, पूरी बारात को रिसीव करने से लेके उनकी शादी हमारे मोहल्ले के लोगों ने की। गुड। और नाशी खान जी, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई सहावर में भी हुई या? नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई सहावर में नहीं हुई। मेरा जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई वो कासगंज से हुई, सेंट मेरीज़ कासगंज से। उसके बाद मैं एटा चली गई, एटा असीसी कॉन्वेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई। और उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ चली गई, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल। देन मदर का एमएलए का चल रहा था, तो फिर मैं ग्रेजुएशन मैंने आगरा से किया है और मैंने अपना लॉ भी आगरा से ही किया है। आप भी वकालत की पढ़ाई आपने की है? हाँ जी। ये अजीब इत्तेफाक है। अभी हमने कुछ दिन पहले इकरा हसन जो कैराना के सांसद, दिवंगत सांसद मनोवर हसन जो हैं, उनकी बेटी हैं, ये इत्तेफाक है कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था मनोवर हसन का, वो कासगंज में ही हुआ था। अच्छा। तो वो भी लॉ की उन्होंने पढ़ाई की और अच्छा। आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं, तो क्या लॉ की पढ़ाई करने के पीछे कोई योजना काम कर रही थी या ये आपने अनायास ही पढ़ लिया? नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा कोई पॉलिटिक्स में आने का दूर दूर तक इरादा नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे बोलने का शौक़ था, मुझे स्टेज का शौक़ रहा है और बचपन से मैंने अपना स्पीचेस, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और जगह जगह मैं गई। अलीगढ़ में भी मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जब मैं छोटी सी थी तो पहली बार 5 साल की उम्र में मैंने मंच संभाला था। 5 साल की उम्र में? आप ज़रा प्लीज़ रिपीट कर दीजिए।
हाँ, जब मैं 5 साल की उम्र में मैंने पहली बार पॉलिटिकल मंच पे भाषण दिया था। एक कुछ बार याद है आपने क्या कहा था? अब इतना नहीं याद है मुझे, बिल्कुल भी नहीं याद है, लेकिन हाँ, इतना याद है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आए थे और किसी स्कूल का इनॉग्रेशन था। तो उस इनॉग्रेशन में मुझे ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया था कि बच्ची बोलेगी बहन जी की। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। और मैंने जो है 5 साल की उम्र में पहली बार पॉलिटिकल मंच पर भाषण दिया था। मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? नहीं, तो बस मेरा बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं था और मेरा ये था कि मैं पीसीएसजे करूं और जुडिशरी में जाऊं। इसलिए आपने वकालत की इसलिए पढ़ाई मैंने की। वकालत की पढ़ाई की थी। मतलब मेरा पहले से ही, बचपन से ही और मेरा आपने कहना एलएलबी था। कहाँ से की? एलएलबी मैंने आगरा से की थी। और जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 5-6 साल की थी, तब मैं कहा करती थी अपनी माँ से, अपनी वालदा से कि मुझे जज बनना है अम्मा। तब आप जानती थी? हाँ, मैं जानती थी कि जज क्या कोई होता था है। मतलब जज परिवार में या कोई परिवार में नहीं, सगे में तो कोई नहीं क्यों था। लगता था आपको जज बनना है? बस मुझे ना, जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मेरे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो मुझे ये था कि नहीं, न्याय दिलाना चाहिए टाइप वाला होता नहीं है कि नहीं मैं जज बन जाऊंगी तो इसे सजा दूंगी, वो वाला एक था। अमिताभ बच्चन टाइप तो नहीं था। हाँ, कि मुझे बड़े होके जज बनना है। अमिताभ बच्चन टाइप। हाँ, एंग्री यंग मैन। आप तो एंग्री यंग किड। एंग्री किड। एंग्री किड, एंग्री लिटिल किड। गर्ल, एंग्री लिटिल गर्ल। एंग्री लिटिल गर्ल। गुड। तो उसके बाद आपने पढ़ाई करने चली गई सेंट मैरीज में। हाँ, आप मेरे परिवार सेंट में कितने मैरीज में। आप भाई बहन क्या है? नहीं, मैं इकलौती हूँ। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी, बेटा सब कुछ हूँ। ओके। तो आप ही जो हैं वो उनका चिराग हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। और उसके बाद जो है आपकी एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। वकालत के बाद आप अचानक से राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय दिखने मैं लगी। वकालत करते में ही सक्रिय हो गई थी। कैसे? ऐसे कि मेरी मदर का इलेक्शन स्टार्ट हो गया। मेरी मदर 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायकी का इलेक्शन लड़ी। तो हुआ यूँ कि सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, लेकिन मदर की हेल्प करने के चक्कर में कि नहीं मम्मी का इलेक्शन है, होता नहीं कैंपेन करनी है, तो वो उस कैंपेन से ही लॉन्च हो गए हम। स्टेज पे भाषण, जगह जगह वोट मांगना, घर घर वोट मांगे, पूरा स्ट्रैटेजीज से लेके सारी प्लानिंग में हम शामिल रहे। तो वो पढ़ाई करते में ही हम जो है ग्रेजुएशन प्रैक्टिकली इलेक्शन मैनेजमेंट सीखा। प्रैक्टिकली वो जो इलेक्शन डिबेट करने की आपका शौक था, वो जो आदत थी, उसका भी आपने जो है वो हाँ, वो पूरे मेरी मदर के इलेक्शन में काम आई। कितना काम करती थी आप? मैं बहुत काम करती थी। मैं सिर्फ 4 घंटे सोती थी अम्मा के इलेक्शन में। गुड। हाँ, मैं पूरी तरह से कि कहाँ क्या होना है, कौन सी कार कहाँ जानी है, हर एक चीज में रुचि लेती हर थी। एक चीज में मेरा बूथ मतलब लेवल, बूथ लेवल से लेके हाँ। मतलब पूरा एक तरह से कहते नहीं है जमीनी लेवल पे जो मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, वो अम्मा के इलेक्शन में ही स्टार्ट कर दी थी। अच्छा सुनिए, चूंकि आपका क्षेत्र है और लोग आपसे नाराज भी होते होंगे, नेता होता है तो नाराजगी भी तो होती है, और आप उनके दरवाजे पे पहुंच जाती थी वोट मांगने, तो रिएक्शंस मिलते थे या कहे भाई ये बच्ची आ गई सर पे हाथ रख दो? कोई नाराज ही नहीं था। अच्छा। कभी कोई नाराज ही नहीं था। 2012 का जो इलेक्शन था उसमें तो कोई नाराज ही नहीं था। मतलब लोगों ने बहुत ही हाथों हाथ लिया। एक तरह से कहते हैं ना कि कभी भी कोई डोर टू डोर वोट मांगने नहीं गया था, और ख़ास तौर से महिलाओं के बीच तो कोई जाता ही नहीं था। होता क्या था कि भाई एक जगह गए कि कहाँ कहाँ जाना है, चौपालों पे चले गए कि एक गांव में 2 चौपाले हैं, 2 पार्टियां हैं, दोनों चौपालों पे चले गए, किस्सा ख़त्म। महिलाओं से कोई बात ही नहीं करता था। मेरा जो इंटरेक्शन होता था वो महिलाओं से होता था, बच्चों से होता था, यूथ से होता था। तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया क्योंकि मैं डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होती थी। 2012 और 2017 का जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री का दौर का टेन्योर था, उसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता, सबसे ज़्यादा किसी चेहरे को, लड़की के चेहरे को देखा तो आपको देखा। आप पुलिस के लोगों से, प्रशासन के लोगों से जूझती भी दिखाई देती थी। बर्नेस का वजह पब्लिक को न्याय दिलाना होता है ना। बचपन से मैंने बताया मुझे एक था कि न्याय दिलाना है, तो मैंने देखा लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की कोई समस्या नहीं सुनता है, गरीब लोग हैं बेचारे, ठेले वाले, रेडी वाले, रिक्शे वाले, मजदूर। तो मेरी जो लड़ाई रही है वो ज़्यादातर रिक्शे वालों के लिए, ठेले वालों के लिए, ट्रिर्री वालों के लिए, मजदूरों के लिए रही है, किसानों के लिए रही, कमज़ोर तबके के लिए, जिनके बारे में कि लोग कम सोचते हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थे वो गरीब मजदूर किसान थे। तो मैंने जो भी लड़ाई लड़ी तो वो उन गरीब मजदूर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए आप गरीब तबके की जो है वो हीरोइन बन गई।
गरीब तबके की हीरोइन, क्या बेटी बहन सब कुछ समझ गई। हाँ, मतलब जो उनका आइडियल हीरो की तरह हाँ, जिसको वो बहुत अपना प्यार मानने मिला, लगे, बहुत प्यार मिले। मिला, बहुत प्यार लेकिन मिला। 2017 का जब टेन्योर आया और उत्तर प्रदेश में चेंजेस हुए और पहले तो 2017 में ही आपकी जो है वो टिकट आपका कट गया, अनफॉर्चुनेटली। आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो 2012 से 17 तक तो आपकी वालिदा मोहतरमा जो हैं जीनत खान जी, वो विधायक थी। जी। हालांकि वो विधायक थी लेकिन काम जो है वो आप देख रही थी अधिकतम। हाँ, नहीं मतलब मिलकर देखते थे, वो भी देखती थी, मैं भी लेकिन उस देखती समय थी। आपको शायद कोई एक सहकारिता का कुछ था जिसमें हाँ, आपको डायरेक्टर बनाया गया था। मैं डायरेक्टर इलेक्ट हुई थी। डायरेक्टर हाँ, क्योंकि ऐसा है कि मैंने जब मैं पॉलिटिक्स में एंट्री हो ही गई मेरी, तो मैंने सुना था कि सहकारिता के ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमें एक मज़ा हुआ राजनीतिक एक्सपीरियंस चाहिए, राजनीतिक ज्ञान चाहिए, तो हमें सहकारिता से जुड़ना चाहिए। डायरेक्ट वो आम किसानों से जुड़ा हुआ है। आम किसानों से जुड़ा होता है और सहकारिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। कितने समय था डायरेक्टर रही? मैं 5 साल डायरेक्टर रही और वो इलेक्टेड डायरेक्टर थी, मैं इलेक्शन जीती थी। इलेक्शन जीती थी तो ये क्या, यूपीआरएनएस की। चूँकि आपने इसकी चर्चा कर ही दी है तो हमारे लिए जानना भी ज़रूरी हो गया है कि आपने कहा कि उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो आम आदमी समझता नहीं है। तो क्या पॉइंट्स हैं उसके सहकारिता की राजनीति के जिसको आम आदमी नहीं समझता है? सहकारिता का इलेक्शन ना नीचे से होता है, जो नहीं समझा जा सकता। एक गांव के लेवल से स्टार्ट होता हुआ, एक ब्लॉक से स्टार्ट होता हुआ, कस्बे से स्टार्ट होता हुआ और ज़िले से स्टार्ट होता हुआ, मंडल से स्टार्ट होता हुआ वो लखनऊ तक जाता है। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन लोग वोट करते हैं? उससे मेंबर्स वोट करते हैं जो सदस्य होते हैं। सदस्य कौन लोग होते हैं? सोसाइटी वाले। सोसाइटी। हाँ जी, ये जो कोऑपरेटिव की सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें कि खाद मिलता है, बैंक होती हैं कोऑपरेटिव की, तो इन सब से जुड़े हुए लोग जो है वोट करते हैं। यानी किसानों को खाद मिलना, यूरिया मिलना, ये सब चीज़ें। लेकिन जिसकी मैं डायरेक्टर हुई थी, ये जो है कंस्ट्रक्शन किया करती थी बिल्डिंग्स का, जैसे कि तहसील है, कलेक्ट्रेट्स हैं, हॉस्पिटल्स तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट महकमा था आपके पास। जी जी जी। हाँ, तो उसके बाद जो है 2017 आया और इसी पीरियड में, उसके आने से पहले आपको विदेश में जो है वो भेजा गया रिप्रेजेंटेशन। हाँ, मैंने कॉमन यूथ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हम लोग गए थे। उसके बाद मैम्बाटो में हमारी कॉन्फ्रेंस चली थी। क्या, किस विषय पर कॉन्फ्रेंस थी? कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट। क्या उसमें बाकायदा सारे देश भारत थे, को वहाँ 58 देश थे जिनका प्रतिनिधित्व था। मैंने हिंदुस्तान को इंडिया की तरफ से मैं गई थी। तो मैंने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। वहाँ पर जैसे कि पार्लियामेंट चलती है ना, बाकायदा सदन चलता है, इसी तरह वहाँ पर कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट चलती है जो 58 कंट्रीज़ की होती है। तो उसमें बाकायदा पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मानिए हम एमपी थे उस पार्लियामेंट में। फिर वहाँ पर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में हमें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। मतलब बनाया क्या गया, वहाँ पर भी इलेक्शन था। तो वो इलेक्शन में सब तरह के लोग होते हैं, वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, क्योंकि अफ्रीकन्स भी थे, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी लोग थे, नाइजीरिया इधर का सारा पूरा, और उधर लंदन से लेकर के इधर के भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग थे। तो कहना चाहिए ना एकदम मिक्स मामला रहता है। तो उसमें इलेक्शन हुआ बाकायदा, मैं इलेक्शन में खड़ी हुई, मैं हेल्थ मिनिस्टर जीती। तो मैंने वहाँ पर पार्लियामेंट में एज ए हेल्थ मिनिस्टर काम किया, हेल्थ के मुद्दे उठाए और अपने देश के बारे में बताया, ख़ास तौर से यूपी की बताया। तो मॉडल था वो एक तरह का? हाँ, एक तरह का मॉडल था। हमने बताया कि किस तरह से हम यूपी में काम करते हैं। मेरी मदर एमएलए हैं तो हम किस तरह से उनको हेल्प करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, और बल्कि इतना बड़ा है जितने के बड़े देश भी नहीं होते हैं। बहुत से देश जो है वो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, बहुत से। तो यूपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है। तो वो सब बताना कि किस तरह से हमारी कार्यशैली है, हम क्या काम करते हैं, हमारा क्षेत्र में क्या काम है, हमारा अपनी विधानसभा में क्या योगदान है, वो सब एक्सप्लेन करना, हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में बात करना। जैसे कि उस टाइम पे इबोला चल रहा था अफ्रीका में, तो एज अ हेल्थ मिनिस्टर इबोला के बारे में हमें काफ़ी कुछ बोला था वहाँ पर। कितने समय आप रही वहाँ? मैं 7 डेज़ रही थी। 7 दिन में आपने इबोला पर भी रिसर्च कर लिया, उस पर बोल भी दिया। जी नहीं, उस समय के राष्ट्रपति जो अफ्रीका के थे उन्होंने नहीं कहा नाशी तुम यही रुको, हम तुमको यही बना देते हैं हेल्थ मिनिस्टर? अरे लोगों ने बड़ा प्यार दिया, वहाँ की जो स्पीकर वगैरह थी, तो सबने बड़ा ही प्यार दिया। वहाँ के कुछ एमपीज़ भी थे, अलग अलग कंट्री के लोग थे, तो सब एक हफ्ते में एक बहुत जुड़ाव हो जाता है, साथ में डिनर, साथ में सब कुछ, तो बड़ा ही सब लोगों ने प्यार दिया। वेरी गुड। ये नाशी जो आपका नाम है, ये मैंने किसी दूसरे का नहीं सुना है आज तक।
तो इस नाम का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा यूनिक नाम है और नाशी का मतलब होता है इंग्लिश में अगर आप बोलो तो द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द कंट्री, यानी कि मुल्क में सबसे ऊंचाई पर उठने वाला इंसान। और ये मेरी मदर ने नाम रखा था, एक पर्शियन नेम है ये, वैसे तो पर्शियन बुक होती है लुगत, उसमें देख के ये नाम रखा गया था। तो उसमें भी यही मतलब था कि मुल्क में सबसे ज़्यादा बुलंदी पे पहुंचने वाला इंसान। तो आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं? नहीं, कि हम समझते हैं कि भारत में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, मैं लोगों के दिल पर राज नहीं, करना आपका चाहती नाम हूँ। तो वही है। हम तब सक्सेसफुल होंगे, हम मुल्क में सबसे ज़्यादा ऊंचे तब उठेंगे ना जब लोग हमें मोहब्बत करेंगे। लोगों की मोहब्बत भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही बात कही प्रधानमंत्री आपने। बने। नेता के लोगों लिए के सबसे दिल पे इम्पोर्टेंट राज ये करना दिलों पर राज करने वाली ही बात मतलब है। एक कामयाबी है, अपने आप में बुलंदी है। नाशी जी कि ये जो आपका सहावर है, जी। इसको लेकर के जो है वो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। हम्म। आप चुनाव जीती वहाँ, चेयरपर्सन बन गई। आप पर्सन तो आपके ना, चेयरपर्सन तो आप हो ही गई, जी जी। तो वही चेयरपर्सन आप बन गई वहाँ। और आपको चुनाव हराने की बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत षड्यंत्र हुए। इवन जिस राजनीतिक पार्टी से आप ताल्लुक़ रखती थी, उसी राजनीतिक पार्टी ने आपके विरोध में अपना प्रत्याशी दे दिया। इसके बावजूद भी आप चुनाव जीती, चैलेंज करके चुनाव आपने जीता और अच्छी जीत आपको मिली बहुत। इस समय के जो मौजूदा विधायक हैं वो चुनाव लड़ा रही थी अपने, इसके बावजूद भी आपको जीत मिली। तो ये छोटी कामयाबी तो है नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा था और ये हुआ कैसे? आपने बोला ना कि खिलाफ, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने मुखालिफों का भी एहतराम करती हूँ। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मुझसे बचपन में एक बार सिखाया था, मैं छोटी थी तो मैं जाती थी अपनी मम्मी के साथ। तो यूपीआरएनएस का जब इलेक्शन चल रहा था तो कुछ नेताओं ने मेरा विरोध किया, तब भी बहुत कम उम्र में मैं यूपीआरएनएस की डायरेक्टर के इलेक्शन लड़ी थी। तो मैंने कहा नेताजी विरोध हो रहा है, तो नेताजी ने एक बात कही कि बेटा विरोध उसी का होता है जो आगे बढ़ता है, विरोध हर किसी का नहीं होता है, मुखालिफत उसी की होती है जो कुछ होता है, जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। तो तुम्हारी मुखालिफत हो रही है, इसका मतलब तुम आगे बढ़ रही हो, तो खुश हो जाओ। तो ये आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा, शाहवर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो शाहवर की बेटी से मोहब्बत क्यों नहीं की उन्होंने? शाहवर की काबिल बेटी साउथ अफ्रीका में जाकर के अपना अच्छा मैसेज दे पाई, साउथ अफ्रीका को समझा के आई कि आप इबोला से कैसे निपटे, सहकारिता की डायरेक्टर बन गई, विधायक बनते बनते रह गई, चेयरमैन जब बनने जा रही थी, जब चुनाव लड़ रही थी, आपकी आज तो आप इलेक्ट हो गई, आज की बात नहीं है, जब बनने जा रही थी तो आपकी काबिलियत को देख करके तो उनको निर्विरोध चुन लेना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में एक बहुत शानदार मैसेज जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत की जो बात आप कह रही हैं वो मोहब्बत दिखावटी तो नहीं है कहीं? कहाँ पर? सहावर में? नहीं, सहावर में तो मैं पहली बार इलेक्शन लड़ी हूँ, सहावर ने मुझे भरपूर वोट दिया, इंडिपेंडेंट मुझे जिताया और निर्दलीय में चुनाव जीती हूँ। और भाजपा सेकंड नंबर पे रही और समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट थी उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो सहावर के लोगों ने तो भरपूर प्यार दिया सहावर की बेटी को। तो जिसने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया, और आपकी मम्मी भी समाजवादी पार्टी में है, तो जिसने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया, कैंडिडेट बनाया, उनको तो बड़ा पछतावा हुआ होगा और ऊपर से डांट पड़ी होगी। ये अब उनका अपना निर्णय था, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। उनका निर्णय था, उन्होंने कैंडिडेट बनाया जिसे, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी और मैंने पहले से निर्णय कर लिया था कि मैं ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, क्योंकि मुझे एमएलए का टिकट चाहिए था। जब मुझे एमएलए का टिकट पार्टी से नहीं मिला तो जाहिर सी बात है चेयरमैन ही मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ थी। वो तो कुछ रीजंस ऐसे हो गए लाइफ में जिनकी वजह से मुझे चेयरमैनी लड़नी पड़ी, वरना मैं चेयरमैनी के लिए तो एटलीस्ट कम से कम टिकट नहीं मांगने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था और मैंने मांगा ही नहीं। मुझे ये लेकिन था जब खुददारी पे बात आई, जब कि मैं इंडिपेंडेंट जीत के दिखाऊंगी, जब स्वाभिमान को प्रूव करना था, जब स्वाभिमान पर चोट लगी आपके, तो स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तो आपने जो है वो इरादा कर लिया था, बता के किया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि देखिए नाशी खान जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही है, क्या यही एक काबिलियत है कि वो एक पॉलिटिशियन है? जैसे वो 5 साल की उम्र से भाषण देने लगी, मंचों पर दौड़ने लगी और वहाँ बोलने लगी, घर घर जाके वोट मांगने लगी, चेयरपर्सन बन गई, बोल्ड हैं, जानती हैं, सियासत को समझती हैं, बूथ पॉलिटिक्स समझती हैं, सब कुछ समझती हैं, लेकिन क्या वो आम लड़कियों जैसी भी हैं? खाना बना लेती हैं कि नहीं?
मेरी अम्मा सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाती हैं। मैं बना लेती आज भी अपने घर में अपनी अम्मा के लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। आप ही बनाती हैं? मैं ही बनाती हूँ। मुझे कुकिंग का शौक है, खाने का भी शौक है, खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है। यहाँ तक कि जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं छोटा वाला सिलेंडर ले रखा था, वहाँ भी खाना मैं अपने हाथ से खाती थी, अपने हाथ से बना के बनाती खाती थी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता था हॉस्टल का खाना। तो मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे बहुत ही सिलेक्टिव फूड चाहिए होता है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, तो मैं सेटिस्फाई होती हूँ कि नहीं, हाँ यमी, अब सही बना। नहीं नहीं, आप फूडी की बात आपने कर दी, मुझे पानी आ गया, गलत बात है। हाँ लेकिन क्या क्या बनाती हैं? अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सब बना लेती हूँ, वेज नॉन वेज, आई कैन कुक सब? एवरीथिंग। तो आप ठीक है, तो कुछ कोई खास चीज़ मतलब बिरयानी वगैरह सब बना लेती हैं? हाँ, सामान्य सब बना लेती हूँ। गुड, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कोई दूसरा, ये तो आपने बता दिया पॉलिटिक्स आपका जो है कर्म, और खाना बनाना जो है वो आपका शौक है। शौक है, तो और दूसरी एक्टिविटीज़? हाँ, स्पोर्ट्स में एक्टिव रही, बास्केटबॉल का शौक था, क्रिकेट का शौक था। बस बचपन इंडियन से वुमेन्स क्रिकेट टीम में आते आते रह गई। नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी, बस शौक था। असल में क्या था कि मैं अपने मोहल्ले में अकेली लड़की थी। मेरे जो आसपास के जितने घर हैं सहावर में, उसमें मेरे एज ग्रुप की कोई लड़की नहीं थी। क्या मेरे बात से है? मेरे से बड़ी बड़ी लड़कियां थी, 8-10 साल और बड़ी, और उन सबसे मेरी दोस्ती थी 8-10 साल बड़ी लड़कियों से। लेकिन मेरी जो परवरिश हुई है वो लड़कों के बीच हुई है। तो मुझे बोला जाता था कि नहीं, इसको बिल्कुल लड़कों वाले शौक पसंद है, कि लड़ाई करना, अपनी बॉक्सिंग करना, क्रिकेट खेलना, सारे लड़कों वाले शौक थे मेरे बचपन से। मेरी अम्मा ने मुझे ना बेटों की तरह पाला, ये भी लड़कों एक की तरह वजह, ये कपड़े भी एक वजह पहनाना, हो सकती है कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको जो है वो, बेटों की तरह परवरिश की चूँकि है। आप परिवार में एकमात्र जो है चाइल्ड थी, लड़का लड़की सब कुछ आप ही थी, इसलिए आप जो है वो अलग परवरिश, अलग तरह की परवरिश रही। एयर गन है तो उससे शूटिंग करना, बचपन से, मतलब जो नहीं, घुड़- लड़कों के घुड़सवार- साथ रहना। घुड़सवारी बच गई है? नहीं की है। सब किया है, सब किया है। और ये था कि मोहल्ले में हमारी लड़कियां नहीं थी हमारी एज की, और तो भी मुझे ना हमेशा ना अपने से बड़े लोगों के साथ रहने का शौक रहा है। तो मेरे जो मोहल्ले के दोस्त भी थे ना, वो भी मुझसे बड़े थे, और मैं उन बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। बहुत बोल्ड लड़की हैं आप। जी शुक्रिया। वो कई हमने कई जगह देखा है कि बड़ा 2017 में कुछ आपकी गति धीमी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए तो फिर वे वीडियोस नहीं आई, वो चर्चा नहीं हुई कि आज नाशिक खान ने जो है उस दो इंस्पेक्टर साहब को ये कह दिया हो कि साहब गलत को जेल नहीं भेजने दूंगी, चाहे थाने पर ही रहना पड़ जाए। कुछ धीमी हो गई। धीमी नहीं हुई, गति उतनी ही तेज है। अब ये अलग बात है कि वो वीडियो बन गई थी, अब ये है किसी ने वीडियो नहीं बनाई। वो वीडियो का किस्सा क्या था जिसने उत्तर प्रदेश में चर्चा आई थी? वो क्या मुझे था? भी नहीं पता, वो बस मैं सड़क पे से गुजर रही आप थी, जा रही बन थी गई आप? थी। हाँ। इस तरह के बहुत से काम हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक से एक वीडियो बन गई। जब ये चर्चा होती थी तो खासकर महिलाएं वो अटैचमेंट फील करती है ना, क्योंकि कासगंज बहुत ज़्यादा महिलाएं भी उतना अटैचमेंट फील करती थी, यूथ बहुत खुश होता है मुझसे, लड़कियां मुझसे बहुत खुश होती हैं, और सबसे अच्छी बात है बुजुर्ग भी उतना ही खुश होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कोई है जो उनकी आवाज़ नहीं, उठा असल में रहा ये है। इंटरेस्टिंग बात है कि बार बार ये बात इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की राजनीति ने, खासकर उत्तर प्रदेश में भोकाल की राजनीति जहाँ बहुत प्रभावी होती है, बिहार की राजनीति जहाँ भोकाल की राजनीति बहुत प्रभावी होती है, वहाँ नेता तो हैं भोकाली, और खासकर पुरुष नेता हैं भोकाली, वहाँ एक महिला नेत्री का भोकाली होना, तो वो काफ़ी असल में राशि हमारा अलग जो क्षेत्र है पटियाली विधानसभा, जहाँ से मेरी मदर विधायक थी, पटियाली विधानसभा अलग है और सहावर अलग है। सहावर एक अलग विधानसभा है, पटियाली एक अलग विधानसभा है। तो पटियाली विधानसभा जहाँ से मेरी मदर एमएलए थी, तो वो बहुत ही पिछड़ा इलाका था, कटरी का क्षेत्र था, गंगा की कटरी है, और वहाँ पर रोड ही नहीं थी। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, एक गांव से दूसरे गांव जाएं, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाएं, 15-20 किलोमीटर आप या तो ट्रैक्टर में बैठ के जाइए, या साइकिल पे बैठ के जाइए, या पैदल जाइए। आपके पास 3 ही ऑप्शन थे, क्योंकि ना गाड़ी जा सकती थी, ना बाइक तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो कच्ची मेड़ें हुआ करती थी। तो कटरी की हमने राजनीति की है। तो कटरी की राजनीति में ये होता था कि पहले बड़े बड़ी फसल नहीं होती थी, और सब इतना वहाँ पर जो खेत थे उन पे इतना ऊंचा ऊंचा सब खड़ा रहता था। तो उसमें ये होता था कि पकड़ रखी जाती थी, किडनैपिंग हुआ करती थी दूर दूर से, और बदमाशों वाला इलाका था, और गैंग वॉर्स हुआ करती थी।
तो वहाँ पर मतलब ये था, एक बोर्ड लगा होता था पटियाली विधानसभा में कि 4 बजे के बाद जाना वर्जित है, मना है। तो सबसे पहले तो हमने वो बोर्ड हटवाया। हमने कहा सबसे पहले तो इसकी इमेज साफ़ होनी चाहिए। फिर हमने वो कटरी सब अच्छे से साफ़ करवाई। फिर हमने 350 करीब ये बोर्ड फिल्मी बात बनवाई। करें नासिक खान आप, कि वहाँ कोई बोर्ड लगा था कि यहाँ 4 बजे के बाद जाना मना है, क्योंकि अगर कोई बात हो जाती थी तो वो इलाका इतना दूर था। आप जब विधायक बने, व्हीकल, आपकी अम्मी जब विधायक बनी तो आपने बोर्ड हटवाया? वो बोर्ड हटवाया। उससे पहले विधायक कौन थे, क्या हम जान लें? उससे पहले विधायक रहे थे सूरज सिंह शाक जी रहे थे, वो खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र सिंह चौहान जी रहे थे, वो पॉल्यूशन मिनिस्टर थे। मंत्री जो हैं वहाँ विधायक मंत्री बन रहे थे, हमने उनकी बोर्ड नहीं हटवा रहे थे कि यहाँ 4 बजे के बाद जाना। सबकी मतलब माता जी ने, हमारी ने जमानत जब्त की थी सबकी उस वक्त 2012 में, मंत्रियों की। बोर्ड हटवाया आपने पहले? बोर्ड हटवाया, अच्छी बता रहे हैं, अच्छी। बोर्ड हटवाया। फिर हमारी माता जी ने, हमने मिलकर वहाँ पर रोड बनवाई। बिजली नहीं थी किसी गांव में, 407 गांव में हमने वहाँ विद्युतीकरण कराया। बिजली नहीं थी, सोचिए। आप सोच सकते हैं, मतलब आज के वक्त में पटियाली विधानसभा के लोग एक आदिवासियों जैसी जिंदगी जी रहे थे। ना वहाँ बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी। बाढ़ आ जाया करती थी, और ये जो इससे पहले के नेता थे अंडे छील रहे थे। नो कमेंट्स। नहीं ऐसा भाई, आप आकर बोर्ड हटवा रही है, एक महिला वहां आकर विधायक बन रही है, उसको समझ में आता है कि टेरराइज्ड हो रहा है इलाका और यहाँ डर बैठ रहा है लोगों में, 4 बजे के बाद नहीं जा सकती, शर्मिंदगी होती है औरत को, आकर के बोर्ड हटवा दी है। उससे पहले 2-2 मिनिस्टर रह रहे हैं, तो वो मिनिस्टर के अंडे छील रहे थे। बस वो बोर्ड हटवाया। फिर सबसे पहले हमने संपर्क मार्ग बनवाए, क्योंकि कभी भी कहते हैं ना कि अगर किसी जगह का विकास करना है तो वहाँ पर एक तो खेत अच्छे हों, खेत खलिहान, किसान खुश हो। दूसरा सड़कें हों, तब डेवलपमेंट होगा। ठीक। तो सड़कों पे, खेतों पे, बिजली पे, ट्यूबवेल पे, इन सब पे हमारा फोकस रहा। इतने पिछड़े वाले इलाके में नासिक खान, आप तो चले गए सेंट मैरीज पढ़ने, वकालत कर ली आगरा में, लड़कियां पढ़ी नहीं पढ़ी वहाँ की? ये भी तो महत्वपूर्ण बात थी ना। लड़कियों की क्या स्थिति थी? देखिए, लड़कियों को मैंने जागरूक किया पढ़ाई के लिए। वहाँ पर स्कूल नहीं थे, प्राइमरी स्कूल बनवाए। और वो जो बिल्कुल कटरी होती है ना, रेत, जैसे कि आप बिल्कुल राजस्थान में जाओगे ऐसा वाला रेत है वहाँ पर। तो उस कटरी के क्षेत्र में यू वोंट बिलीव, हमने ITI और पॉलीटेक्निक जैसे कॉलेजेस बनवाए। लेकिन थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। उनकी बिल्डिंग्स बनी खड़ी हैं और अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाए, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? सरकार तो, ये तो अच्छा काम है ना, सरकार जो दूसरी सरकार है उसको थोड़ा पॉजिटिव सकारात्मक सोचना चाहिए। क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह ताला जब दोबारा MLA बनेंगे तब हम ही स्टार्ट करेंगे। नहीं, साथ साथ ये भी दुआ हो कि MLA जब आप बने तो सरकार भी आपकी हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी जी। अच्छा, अभी क्या है, जिस यहाँ की पटियाली की विधानसभा की लड़कियों की क्या स्थिति है, एजुकेशन का क्या रेट? एजुकेशन में मैं जो मोटिवेट करती हूँ, मैं अब भी जब गांव में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ देखो, पढ़ना, पढ़ाई के बिना शादी मत करना, कम से कम इंटर BA तो कर ही लेना। तो मैं उनको जाके समझाती हूँ और काफ़ी बच्चियों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। एक आज महिला बिल एक आया है, विधेयक बिल आया है आज, बहुत बड़ा दिन भारत के लिए है, जिसका जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया, मगर उसका समर्थन जो है वो सोनिया गांधी जो विपक्ष की प्रमुख चेहरा हैं उन्होंने भी कर दिया। उसमें ये है कि अब 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी 181 लोकसभा सांसद कैंडिडेट जो हैं वो महिला रहेंगी। कैंडिडेट क्या, वो महिला ही, चूँकि उनके सामने चुनाव लड़ेगी तो वो उनका प्रतिनिधित्व रहेगा, 181 सांसद चुनी जाएंगी। आपने ऐसे दौर में राजनीति की जब आपके सामने चुनाव पुरुष लड़ रहे थे, आपकी माता जी के सामने चुनाव पुरुष लड़ रहे थे, वो बहुत चैलेंजिंग था। इस बिल को, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना अधिक दिए जाने की बात की गई है, आप कैसे देखती हैं? मैं इसमें सकारात्मकता तलाश करने की कोशिश करूंगी और मैं चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉजिटिवली लें और इस पे अमली जामा पहनाएं। सबसे पहली प्रॉब्लम इस बिल की आपको पता है क्या है आसमान जी? सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे देश की ये है, और क्या कहें हम, कभी कभी बड़ा ही अफसोस होता है और दुख होता है। आप ये देखिए कि हम देश की आधी आबादी हैं, ठीक है? आज भी जब कहीं पर महिला का आरक्षण होता है
चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे वो प्रधानी में हो, चाहे वो चेयरमैनी में हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी में हो, तो वो महिलाएं आगे नहीं आ पाती जो महिलाएं ज़मीन पर काम कर रही हैं। वो किसी न किसी पुरुष नेता की वाइफ होती हैं, माँ होती हैं, या उनके घर से होती हैं, जिन्हें कि सिर्फ एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह यूज़ किया जाता है। सिर्फ उनका काम होता है साइन करना, बाकी उन महिलाओं के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। कहीं तो पति खुद ही साइन कर लेता है, खुद ही साइन कर लेते हैं। मेरे यहाँ भी मैं चेयरपर्सन हूँ। मेरे यहाँ जो मेंबर्स हैं उसमें काफ़ी महिलाएं हैं। तो जब बोर्ड की मीटिंग हुई तो पुरुष आके बैठ गए। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा आप नहीं बैठ सकते, आपकी पत्नी मेंबर हैं, आप उन्हें भेजिए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि महिला जागरूक हो, तो मेरा पॉलिटिकल पार्टी से भी ये विनम्र निवेदन है कि जो महिलाएं क्षेत्र में काम करती हैं, जो महिलाएं पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जो महिलाएं कुछ कर सकती हैं और कुछ कर गुजरने की चाहत और ख्वाहिश रखती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन महिलाओं को आगे लाना चाहिए, ना कि वो एक प्रतिनिधि के रूप में उनके पति हैं तो वही सारा साइन करेंगे, वही सब कुछ देख रेख करेंगे, और महिला उसी तरह घूंघटे में बैठी रहेगी घर में, और उसको कोई मतलब नहीं, वो उसी तरह खाना बनाएगी, बच्चे पालेगी, और पुरुष पूरी तरह से उसको संभालेंगे क्षेत्र। डमी प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि रियल प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डमी प्रतिनिधित्व का कोई महत्व ही नहीं बचा। फिर आप ये बताइए, इस बिल को पास करने का फायदा ही क्या हुआ जब महिला अपने आप में कुछ नहीं है, सब कुछ पुरुष के ही हाथ में है। नहीं, उसका तरीका क्या होगा नाशी? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई महिला, चूँकि भारतीयता में बहादुर महिलाओं का और इनकलाबी महिलाओं का, बगावती तेवरों वाली महिलाओं का, वो हर लड़की नाशी खान नहीं है, या हर लड़की जो है वो अपने फैसले जो है वो खुद नहीं ले सकती है। कहीं ना कहीं वो पति के दबाव में, पिता के दबाव में आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सही कैंडिडेट आना वो काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो क्या कोई मेरिटरियस एग्ज़ाम, कोई परीक्षा कुछ ऐसी बना लें कि जिन महिलाओं की तरफ से आवेदन किया जाए ना टिकटों के लिए, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में एक बार नेता को बुला के देखना चाहिए कि वो महिला सक्षम है कि नहीं है, कुछ जानती है एबीसीडी ऑफ पॉलिटिक्स के नहीं, क्या ये कुछ कर सकती है क्षेत्र में कि नहीं। यहाँ देखिए एक और परिस्थिति है। अब चूंकि सवाल है तो सवाल है, बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं, कुछ तो फिल्में भी बन गई हैं, साहब बीवी और गैंगस्टर, कुछ तो फिल्में भी बन गई हैं और कुछ तो रियल फिल्में हो गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित मामला हुआ, उसमें किसी कारण से नेताजी जो थे उनको जो है सस्पेंड किया गया, फिर उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया, पत्नी विधायक बनी, मंत्री बनी, उसके बाद में पत्नी अलग हुई, उसके बाद में खुद वो जो पति थे वो विधायक बने और मंत्री बने। तो इस तरह की सिचुएशंस आएंगी ज़रूर। तो ये काफ़ी पेचीदा मसला है कि कहीं नेता बनने के चक्कर में परिवार में बिगाड़ तो नहीं आएगा। नहीं, तो महिलाओं को भी देखना चाहिए कि उन्हें एक संतुलन बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना है। फैमिली अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो लोगों की आवाज़ बनना चाहती हैं, लोगों की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, समाज में कुछ करना चाहती हैं अपनी मिल्लत के लिए, अपने प्लेस के लिए, अपने कौम के लिए, तो वो आगे आएँ, वो काम करें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उनकी फैमिली उसमें पीछे रह जाए। फैमिली भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, फैमिली फर्स्ट। महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाओं का पुरुषों का जो नेतृत्व है वो नकारा साबित हुआ है। नहीं, पुरुष अपनी जगह अच्छे हैं। मैं एंटी मेल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फीमेल का साथ दूंगी, मैं महिलाओं का साथ दूंगी, लेकिन मैंने कभी भी पुरुषों की बुराई नहीं की, क्योंकि कभी भी आप किसी भी जेंडर को बुरा नहीं कह सकते। कोई एक जेंडर बुरा नहीं होता, इंसान बुरा हो सकता है, उसकी सिचुएशन बुरी हो सकती है, लेकिन आप किसी एक जेंडर को बुरा कह दें कि महिला बुरी है या पुरुष बुरा है, तो भाई ये जो ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से निज़ाम है, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों को मिलकर ही तो चलाना है। ये जो हमारा यूनिवर्स है वो महिला और पुरुष मिलकर ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो वुमेन इज़ द बेस ऑफ द सोसाइटी। महिला नींव है इस समाज की। महिलाओं को मालूम है कि घर कैसे चला सकते हैं। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं महिलाएं, या किसी भी आप बिजनेस में देख लीजिए, ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स में देख लीजिए, और जो भी महिला किसी भी फील्ड को अगर संभाल रही है, तो आप देखिएगा वो अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से अंजाम देती है। महिलाओं की कार्यशैली बहुत अच्छी होती है।
फिर 33% क्यों? आधी आबादी है तो 50-50 हो जाए। हाँ, अगर महिलाएं आगे बढ़े तो 50-50 भी हो आधी सकता है। आबादी है ना। आधी आबादी 50-50 भी हो सकता और है। पॉइंट ये है कि देखिए वही महिलाएं आगे आए और जो जो महिलाएं वास्तव में महिलाएं वास्तव आगे में हैं। महिलाएं लेकिन काम यहाँ कर सकती काबिलियत की है। बात नहीं हो रही, यहाँ ये भी पॉइंट है कि कुछ महिला काबिल तो होती हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके जो पति होते हैं वो उनसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि अगर ये आगे आई तो मुझसे बेहतर काम कर लेगी। मुझे लगता है कुछ कि इश्यूज में आई है ये बात भी। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि पुरुषों को अपनी महिलाओं का साथ देना चाहिए उनके सपने पूरे करने में। और अगर उनकी वाइफ आगे बढ़ रही है तो ये तो उनके लिए प्राउड मोमेंट है ना। उनको गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी पत्नी इतना सक्षम है और हमारे घर के साथ साथ हमारे देश की, दुनिया के, समाज के बारे में सोच रही है, वो इतनी काबिल है, तो उनको तो प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि सर चढ़ जाएंगे। हाँ, वही तो सब बदलना है। भाई आप ये देखिए हमारा देश आगे कब बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की कब तब करेगा जब यहाँ की महिलाएं तरक्की करेंगी, और तरक्की कर रही हैं। आप देखिए ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें महिलाएं आगे नहीं हैं। आज महिला पढ़ रही है, महिला चांद पर जा रही है, महिला डॉक्टर है, महिला इंजीनियर है, महिला आईएएस है, महिला सीएम है। हर जगह हर फील्ड में आप देखिए महिला आगे बढ़ रही है। अभी मुसलमानों की नाशी खान अगर बात कर लें तो मुसलमानों की महिलाओं की स्थिति दूसरे, चूँकि पूरे देश में मुसलमान भी अल्पसंख्यक तबका है, बड़ी आबादी है, उनकी हालत जो है वो अधिक ख़राब है। वो इसलिए ख़राब है क्योंकि एजुकेशन की कमी है। मैं चाहूँगी कि मुसलमानों को पढ़ाई में आगे आना चाहिए। जब वो पढ़ेंगे और जब इल्म हासिल करेंगे तो उनका जो दिमाग है वो रोशन होगा। तो इल्म बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये समाज आगे तभी बढ़ेगा जब ये पढ़ेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारे सर सैयद अहमद साहब ने कितनी मुश्किलों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, और वो यही चाहते थे, उसके पीछे यही एक रीज़न था कि मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है। ये तबका पिछड़ा इसीलिए है क्योंकि ये पढ़ता नहीं है। अब बेहतर हो रहा है, लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई काफ़ी हद तक जागरूक हो रहा है, मुसलमान पढ़ रहा है, लेकिन मुसलमानों को पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये वाला स्लोगन चलना चाहिए। और ये मैंने जब मेरी मदर एमएलए थी तब से चलाया हुआ है कि आपने कुछ किया लोकल लेवल पर लड़कियों की एजुकेशन के लिए? हाँ, मैंने जो है उन लोगों क्या को किया है? जागरूक किया। मैंने वहाँ पर कॉलेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस मैंने खुलवाए, और मैंने उन लोगों में जागरूकता फैलाई कि नहीं, बच्चों को भेजो पढ़ने, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। उनके पेरेंट्स को मैंने यहाँ तक कि कन्विंस भी किया कि नहीं नहीं इसको पढ़ाई करने भेजो। जैसे कि ये था कि 10th के बाद बिठा दिया, मैंने कहा नहीं नहीं इसको 12th कराओ, ग्रेजुएशन कराओ, पढ़ने में अच्छी है तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो अपनी चलती मैंने बहुत प्रयास किया, मुसलमानों के लिए ही नहीं, मैंने हर कास्ट के लिए प्रयास किया अपनी विधानसभा में। आपका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं, पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर और पढ़ेंगी कुछ ऐसा भी अगर आप ही के पास का एक है जगह है, वहाँ की एक लड़की आप ही किस्मत लगता है कासगंज की है, बुशरा अरशद। नहीं कासगंज की नहीं है? नहीं वो जो जो आईएएस बनी है, नहीं, वो शायद फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद की है। हाँ, कासगंज की हाँ, नहीं है। फिरोजाबाद की कासगंज है। बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा हुआ है। ज़्यादा पिछड़ा है। तो अब वहाँ कभी बदला। आप ये समझ लीजिए ढोल का पुल था कादिरगंज का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है वहाँ पर, पटियाली विधानसभा में कादिरगंज का पुल, वो हमारी वालदा ने ही बनवाया था। वो किस तरह का पुल है? बहुत बड़ा पुल है, 3.5 किलोमीटर का गंगा का पुल है वो। तो वो बदायूं रोड, बदायूं को कनेक्ट करता है। तो वहाँ पर पहले पुल नहीं था, तो ढोल बंधे हुए थे, तो लोग ढोलों पे पैदल जाके फिर जो है पुल पार करते थे। बहुत ही मतलब स्ट्रगल किया लोगों ने वहाँ पर, बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ थी। तो काफ़ी हद तक 5 साल में हमने लोगों की ज़िंदगी को सुधारने का काम किया है। अभी तो वैसे तो जो विधायक हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन क्या उन्होंने आपके किए गए अच्छे कार्यों को कंटिन्यू आगे बढ़ाया है या उस पर स्टॉप है? अभी तक किसी भी विधायक ने वहाँ पर कोई काम ऐसा सच नहीं करा पाया है। जो नजीबा खान जीनत पूर्व विधायक करके चली गई, उसको आज भी पटियाली विधानसभा की आवाम याद करती है। कोई जो इन्होंने काम कराए थे वो कंटिन्यू आगे नहीं, उसको बढ़ाया गया, रोक कोई दिया काम गया। आगे नहीं बढ़ा। मेरी एक सपनों की जो भी रोड सकारात्मक थी, इनका- एलजीसी पटरी की रोड, जो कि नहर से जाती थी, जो कासगंज को, सहावर को, गंजनवारा को कनेक्ट करती थी। और ऐसे बहुत से मेरे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे सपनों के प्रोजेक्ट हुआ करते थे,
वो ऐसे के ऐसे ही रुके हुए हैं। मैंने बताया नहीं, मेरे ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुल पाया नहीं, अभी आपको एक मौका मिला है, चेयरपर्सन होना जो है वो मामूली पद नहीं है। आप सहावर को एक मॉडल टाउन के तौर पर स्थापित कर सकती हैं, ताकि पूरे कासगंज में एक नज़ीर कायम हो, पूरे मंडल में एक नज़ीर कायम हो, आगरा से लेकर रीगढ़ तक आपके नाम का डंका बजे, जैसा कभी बजता था। और मैं समझता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट में जाकर के अपनी बात कहेंगी तो सुनी जाएगी, और आपको आपकी एनर्जी को देखते हुए आपके मैं पूरी तरह से प्रयास कर रही पॉजिटिव हूँ। अभी होगा। मेरे हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है, अभी मेरे हाथ में सफाई और लाइट है, तो सफाई मेरी बहुत अच्छी चल रही है। लाइट पे मेरा पूरा फोकस रहता है कि कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट बंद ना हो। और यही नहीं, क्योंकि मेरी जो मदर का टाइम का एक्सपीरियंस है वो मेरे काम आ रहा है। तो लखनऊ में सड़कें, जाके पानी, सौंदर्यीकरण, हाँ, वही मैं बताना अमृत चाह रही हूँ। महोत्सव के तालाब, वो सब मैंने जो है डिमांड किया हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरी डिमांड्स को पूरा करेगी और नगर पंचायत को सब चीज़ों का पैसा मुहैया कराएगी। और उसके अलावा यही नहीं है कि मेरी चीज़ें नगर पंचायत तक सीमित हों। मैंने स्वास्थ्य विभाग से लेकर के और विद्युत विभाग तक काफ़ी सारी डिमांड्स की हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग में मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ का हॉस्पिटल अच्छा हो जाए, उसमें फैसिलिटीज़ हो जाएँ। एक लेडी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं के केसेस आते हैं और या तो वो डेथ हो जाती है उनकी, या वो बीमार हो जाती हैं, उस तरह से नहीं हो पाता। हर कोई कासगंज तक नहीं जा पाता, सहावर में हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर तक नहीं है। तो मैंने लेडी डॉक्टर की और सारी फैसिलिटीज़ की, सिजेरियन की, गायनेकोलॉजिस्ट की, एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर की, सब डिमांड मैंने की हुई हैं। और सारे ही इक्विपमेंट्स के लिए भी मैंने डिमांड की हुई है। और उसके अलावा मैंने जो है डिमांड की थी कि बिजली व्यवस्था बहुत ख़राब थी। जब मेरी माताजी विधायक थी तो वो पटियाली विधानसभा के साथ साथ सहावर का भी काफ़ी ख्याल रखती थी। तो 8 साल पहले हमारे यहाँ तार बदले थे, केबल बदली थी बिजली की, और तब से लेके अब तक तार नहीं बदले थे। सहावर में होता क्या था, मेरी मदर के MLA बनने से पहले 1 हफ्ता दिन में लाइट आती थी और 1 हफ्ता रात में लाइट आती थी। हफ्ता हुआ करता था, और वो भी आती नहीं थी, तार इतने जर्जर थे। तो हमारी नानी अम्मी कहती थी कि सलाम करने के लिए आती है और सलाम करके चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमने लाइट की व्यवस्था ठीक करवाई। जब मेरी मदर MLA थी तो सहावर से लेके पटियाली विधानसभा में 22 घंटे बिजली आती थी। अब फिर इतना बुरा हो गया, बिजली इतनी खराब व्यवस्था है। और तो कहते हैं सरकार कि हम लोग कोई ऐसी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां 20 घंटे 18 घंटे असल में तार खराब हो गए हैं। और अब मैंने डिमांड करा, डिमांड भी तो करेंगे आप सरकार से। जब आप सरकार से डिमांड करेंगे तो क्यों नहीं सुनेगी। मैंने सरकार से डिमांड किया कि मुझे नए पोल्स की आवश्यकता है, मुझे नए तारों की आवश्यकता है, मुझे नए ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता है। मेरी डिमांड्स पूरी हुई, सारा सामान आ गया है। मुझे अभी बने 4 महीने नहीं हुए, और मेरे बनने के 2 महीने, मेरी शपथ लेने के 1 महीने बाद पोल्स आने शुरू हो गए थे। नहीं, आप कह रहे हैं मेरे हाथ में सफाई है और लाइट है, और काम आपने 70 गिनवा दिए। लेकिन मैंने कहा ना, नगर पंचायत के हाथ में ये सब नहीं है, नगर पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ये मैंने जो है लखनऊ से डिमांड करी, और मेरी डिमांड पे 1 महीने के अंदर ही पोल्स आने शुरू हो गए। पोल्स लग रहे हैं सहावर में, बिजली के नए तार भी लगने शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर्स भी आ गए हैं, तार भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। और मुझे लगता है कि जो नया साल होगा वो सहावर में नई रोशनी लेकर आएगा इंशाल्लाह। तो आपके जो मौजूदा विधायक है उनको तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा। वो रामपुर रहती हैं। रामपुर के विधायक है वो? रामपुर, इसका ये क्या मतलब है? वो रहने वाली रामपुर की है, वो रामपुर उनकी ससुराल है, वो रामपुर रहती हैं। तो यहाँ चुनाव कैसे लड़ा उन्होंने फिर? बस लड़ लिया, फील्ड हमने तैयार किया था, मेहनत हमारी थी। टिकट उनको हो गया। हाँ, सब किस्मत की बात है। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। किसी नेताजी ने किस्मत से ज्यादा वक्त से किसी पहले नेताजी ने कुछ नहीं मिलता। सिफारिश करके टिकट दिला दिया। क्या कह सकते हैं, नेताजी रामपुर के थे। नो कमेंट्स। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। और शायद मुझसे अल्लाह ताला सहावर के लिए काम लेना चाहता था। ये चाहता था कि मैं सहावर को बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपना घर भी पर्सनल, अपना मेरा खुद का, मैंने सहावर में ही बनवाया है। मैं चाहती तो कहीं भी जाके रह सकती थी। बचपन में जैसे कि लोग मेरे कज़न्स इकट्ठे होते थे, मेरे ज़्यादातर सारे कज़न्स बाहर हैं। कोई अलीगढ़ है, कोई दिल्ली है, कोई दुबई है, कोई लंदन है, कोई US है, कोई सऊदी है, कोई दुबई है। तो सब लोग जब बैठे होते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग खेलते थे तो कहते थे कहाँ जाना है। तो मेरी एक कज़न कहती थी मैं तो लंदन जाके रहूँगी, मेरी दूसरी कज़न कहती थी अरे मैं तो दुबई रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती इंडिया में। ये सब बातें हुआ करती थी। तो मुझसे पूछा जाता था तुम कहाँ रहोगी, तो मैं कहती थी मैं तो अपना सहावर में एक घर बनाऊँगी, वहाँ रहूँगी। घर बनाने की बात तो कर दी नाशे खान, लेकिन घर बसाने की बात कब होगी? जब अल्लाह का हुक्म होगा। लेकिन अगर घर बसाने वाला जो भी जिसके साथ भी घर बस रहा होगा वो ये कंडीशन लगा दे कि सहावर छोड़ना है,
कंडीशन क्यों लगाएगा, कंडीशंस मेरी है ना कि मैं सहावर में रहूंगी। तो ऐसी लड़की है कि तो ये तो आपकी नजीबा खान, जिनत खान जिनको कहा जाता है आम बातचीत में, आपकी वालिदा जो है उनके लिए भी उनको एक ऐसा दामाद ढूंढना होगा जो घर पर ही आपके रहे साथ। नहीं नहीं, आजकल लोग काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो कोई कहीं पर है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में है। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा, जहाँ पर लिखी होगी किस्मत, तब हो जाएगा। तो आपका ये इंडिकेशन है कि ऑफिसर होना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बात कही। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने बात कही, मैंने बात की, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, अपना अपना क्षेत्र संभालते हैं, जरूरी नहीं है, इंसान के अपने सपने होते हैं। लेकिन ये हो कि वो आपका मेरा सपना महिला है कि क्षेत्र मेरा, मैं क्षेत्र देखूं, मेरा लोग आगे बढ़े, जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है वहाँ जो है डेवलपमेंट हो, मुझे, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आपके प्रोग्रेसिव थॉट्स को वो रोके नहीं, आप फेमिनिज्म के हिमायती हो, आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, ना कि कोई किसी प्रकार से रुकावट बने। हाँ, जाहिर सी बात है, मेरे अपने एक सपने हैं जो मैंने अपनी पब्लिक के लिए देखे हुए हैं। मेरा खुद का कोई सपना नहीं है, मेरे सारे सपने मेरी पब्लिक, मेरी आवाम, मेरे मुल्क के लिए हैं, मेरी पटियाली विधानसभा के लिए, मेरी सहावर के लिए। ये सपने हैं जो मैं कुछ करना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों के लिए कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, जो भी हो इंशाल्लाह ताला उन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करे, मुझे कोऑपरेट करे। नाशी जी, ये जो आपका एटीट्यूड है, जिस प्रकार से जो है वो आप बात करती हैं, फ्लो में बोलती हैं, तो जब आपको मैंने, किसी ने मुझे बताया कि ये अलग तरह की लड़की है और अपने क्षेत्र में जो है स्कूटी पर निकल जाती है, बाइक पर हाँ, बाइक पर निकल जाती है, बुलेट भी चला लेती है, तो बुलेट भी चला लेती है। मैं अपने इलेक्शन में काउंटिंग वाले दिन, सॉरी वोटिंग वाले दिन, पूरे दिन बुलेट पे ही घूमी हूँ। बुलेट चला लेती हैं आप? सच है ये? हाँ, मैं बुलेट चला लेती हूँ, मगर अम्मा चलाने कम देती हैं। अम्मा की बड़ा मतलब वो रहता है कि नहीं, बुलेट नहीं चलाना है। तो बचपन से मैंने साइकिल चलाई है, 5 साल की उम्र से साइकिल स्कूटी वाली बात झूठ है, बुलेट वाली सच है? बुलेट वाली सच है, स्कूटी नहीं। वो थोड़ा सा मतलब मैंने बताया ना, लड़कों के साथ रही हूँ, तो वो वाली आदत है मेरी कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो नाशी खान नहीं कर सकती है। लड़के अगर ये कर सकते हैं तो नाशी खान भी कर सकती है। एक वो वाला एटीट्यूड रहा बचपन से, तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब फिल्मों में भी आपको जो है वो, तो फिर ऐसे लोग ही पसंद आते होंगे ना जिनका बहुत दबंग टाइप का रोल रहता होगा। भोकाली लड़की है ये कासगंज की। हाँ, अच्छी लगती हैं कुछ मूवी। वो रानी मुखर्जी की आई थी ना, मर्दानी, हाँ, मुझे बहुत मर्दानी अच्छी फर्स्ट या मर्दानी 2? जिसमें रानी मुखर्जी थी, क्योंकि मैं फिल्में बहुत दोनों में रानी मुखर्जी थी, एक में पुलिस इंस्पेक्टर थी, एक में आईपीएस थी। हाँ, वो पुलिस में ही थी, क्योंकि मैं 3-4 साल में एक मूवी देख पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता मूवी देखने का। तो मगर मुझे याद है मैंने मर्दानी देखी थी, मुझे काफ़ी पसंद आया था उसका रोल। वेरी नाइस। नाशी खान, क्या कुछ किसी को आप एड्रेस करेंगी, कुछ कहेंगी, मतलब लड़की को, लड़कों को, किसी को कुछ कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि सपने देखो, अपने लिए भी देखो, अपने मुल्क के लिए भी देखो, अपनी फैमिली के लिए देखो, अपनी समाज के लिए देखो, और सपने सच होते हैं। आगे बढ़ो, बोल्ड बनो, बोल्ड बनो। हाँ, धन्यवाद। नाशी खान जी को आप सुन रहे थे, और ये लड़की बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। देखिए, मैंने इनसे कहा कि आप स्कूटी चलाती हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं, झूठ खबर है, बिल्कुल मैं स्कूटी नहीं चलाती हूँ, मैं तो बुलेट चलाती हूँ। तो अलग तरह की लड़की है। करना बहुत कुछ है ना। वो आपने सुना है कि द वुड्स आर डार्क एंड डीप एंड देयर आर सो मेनी प्रोमिसेस टू कीप, तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मतलब माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले बहुत कुछ करना है, सोने से पहले बहुत कुछ करना और ये भी बता दें, रात के 11:30 बज रहे हैं जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। इन्हें बहुत दूर जाना है सोने से पहले। मैं हूं आस मोहम्मद कैफ, और नाशी खान को सुन रहे थे आप। बहुत धन्यवाद आपका।